हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस वीडियो को डिस्कस करें बेसिकली हमारे पास वो है डिफरेंट मूवमेंट्स जो जॉइंट्स में होंगी। पर उससे पहले हम अपने केस सिनेरियो की तरफ चलते हैं। जैसे हम हर वीडियो में डिस्कस करें, इसमें भी हमें केस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक 64 ईयर ओल्ड में ऑस्टियोपोरोटिक मेल है, ठीक है। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। A 64-year-old osteoporotic male patient came in OPD with a complaint of pain in hip joint after a fall. After the assessment, you see he has pain swelling in the hip region. After a thorough history, patient tells you that he had a loss of balance first and then fall. What is the diagnosis of this patient? बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें ज़्यादा उन्होंने आपको चीज़ें नहीं बताई हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बता दी है, ठीक है। तो हम पॉइंट्स को पहले हाईलाइट करते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 64-year-old ऑस्टियोप्रोटिक मेल है, ठीक है। मतलब ऑस्टियोप्रोसिस है इस पेशेंट में, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस बेसिकली जो आपकी बोन की डेंसिटी होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जो एजिड लोग होते हैं ना उनमें ज़्यादातर होता है या वुमेन में होता है ज़्यादा ये इशू ऑस्टियोप्रोसिस का, ठीक है। पर यहाँ पे मेल पेशेंट है क्योंकि ये एजिड है, तो इस वजह से इसकी जो है वो बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो गई है, ठीक है। पेन आई है उसको हिप जॉइंट में जब उन्होंने फॉल की है, ठीक है। मतलब गिरने के बाद उन्होंने बताया कि उनको पेन थी हिप जॉइंट पे। पेन और स्वेलिंग थी हिप रीजन में, ठीक है। हमने जब उसको एग्जामिनेशन किया, ठीक है। अब वो पेशेंट ये बता रहे हैं जब हमने उसको थोड़े से क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा हिस्ट्री टेकिंग की, तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका लॉस ऑफ बैलेंस पहले हुआ था और फिर वो गिरे थे, ठीक है। अब इस केस में ना बहुत से लोगों को शायद हिंट मिल गया होगा कि इस केस में क्या हमारे पास सिनेरियो बना है। इस पेशेंट में बेसिकली क्या बनेगा, हम वीडियो क्या जैसे एंड में डिस्कस करते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें थी और किस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कैसे है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, फिर बाकी चीज़ें हम तब डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आ गए। जॉइंट मूवमेंट टर्मिनोलॉजी है बेसिकली, ठीक है। जो हमारे पास जॉइंट की मूवमेंट्स है बेसिकली किस प्लेन में कौन सी मूवमेंट्स हो रही है हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हेन अ ह्यूमन बॉडी इज इन एन एटॉमिकल रेफरेंस पोजीशन, ऑल बॉडी सेगमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पोजीशन एट 0 डिग्री, ठीक है। जब हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं ना तो बेसिकली सारे बॉडी के जो सेगमेंट है वो 0 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। आप ये कंसीडर करते हैं कि आपके सारे जो बॉडी के सेगमेंट्स है ना वो 0 डिग्री में, ठीक है। रोटेशन ऑफ अ बॉडी सेगमेंट अवे फ्रॉम द एनाटॉमिकल पोजीशन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इज मेजर्ड एट द एंगल बिटवीन द बॉडी सेगमेंट्स एंड द एनाटॉमिकल पोजीशन। अब जो हमारे बॉडी के सेगमेंट्स है ना उनको नेमिंग और उनकी डायरेक्शन की बेस पे दी गई है कि कितना वो बॉडी से दूर जाते हैं, कितना वो करीब आते हैं, किस तरह की पोजीशनिंग होती है, ये सारी की बेस पे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा हमारे पास सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट देख लेते हैं कि बेसिकली सजाइटल प्लेन के मूवमेंट्स में आ कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहली मूवमेंट आ रही है फ्लेक्शन की, सेकंड वन इज एक्सटेंशन, थर्ड वन इज हाइपर एक्सटेंशन, फोर्थ वन इज डोर्सिफ्लेक्शन एंड फिफ्थ वन इज प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास जो है उन्होंने बता दिया हमारे पास मूवमेंट्स आ रही है सजाइटल प्लेन में, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन का किसी को नहीं पता तो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। जो फ्लेक्शन होती है ना बेसिकली अगर आप शोल्डर जॉइंट पे देखते हो, ठीक है। तो ये फ्लेक्शन हमारे पास जब हमारे पास मूवमेंट ज्यादा आगे की तरफ जाती है, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है कि फ्लेक्शन पूरी कितनी है, मतलब एंड जो होती है ना वो इतनी होती है, ठीक है। यहाँ पीछे भी कुछ लोगों की जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना फ्लेक्सिबल है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप यूं कहो ना कि अगर आप फ्रंट की साइड पे मूवमेंट कर रहे हो ना तो ये हमारे पास फ्लेक्शन होती है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है ना ये वाली, ठीक है, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे आपको बताया हुआ ये एक्सटेंशन है, पर समटाइम्स इसके एक्सटेंशन को कंसीडर करते हैं जब थोड़ी सी और पीछे चली जाती है, ठीक है। पर बहुत सी बुक्स में इसको भी एक्सटेंशन कंसीडर किया जाता है और बहुत सी बुक्स में जो होती है हमारे पास इस मूवमेंट को जिसको यहाँ पे इन्होंने हाइपर एक्सटेंशन बताया हुआ इसको एक्सटेंशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आपने इस टर्मिनोलॉजी को दोनों को याद रखना है, वेदर एक्सटेंशन यूज हो रहा है या हाइपर एक्सटेंशन यूज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है जो पोस्टीरियर साइड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली जब आर्म स्लाइटली सा पीछे जा रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट पता नहीं चला, पर जब स्लाइड पीछे जाएगा तो एक्सटेंशन हो रही है, ज्यादा जाएगा तो हाइपर एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन थी हमारे पास डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। डॉर्सिफ्लेक्शन अगर पता है तो आपको पता होगा कि जब मूवमेंट आपके पाँव ऊपर उठाने की तरफ होती है तो डॉर्सिफ्लेक्शन होती है, जब पाँव नीचे की तरफ करते हैं तो आपकी प्लांटर फ्लेक्शन होती है, ठीक है। ये उन्होंने 5 मूवमेंट्स हमारे पास डिस्कस की थी सजाइटल प्लेन की, ठीक है। अब हम इसमें एक बार रीड कर लेते हैं कोई चीज रह ना गई हो, ठीक है।
From anatomical position, the three primary movements occurring in the sagittal plane are flexion, extension, hyperextension. Flexion include anteriorly directed sagittal plane rotation of the head, trunk, upper arm, forearm, head, hand, hip. Posteriorly directed sagittal plane rotation of the lower leg. ठीक है, अब ये हमारे पास उन्होंने सारी चीजें बताती हैं कि किस कितने मतलब कौन कौन सी जो मूवमेंट्स है ना हमारे पास इसमें हो रही है, और उन्होंने कहा कि किस किस जगह पे, हेड पे, ट्रंक पे, जहां जहां पे भी होगी ये सारी मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, फिर उन्होंने बता दिया आपको एक्सटेंशन जो है हमारे पास वो डिफाइन करते हैं हम बेसिकली एज अ मूवमेंट दैट रिटर्न्स द बॉडी सेगमेंट टू एनाटॉमिकल पोजीशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन। हाइपर एक्सटेंशन इज द रोटेशन बियॉन्ड। अब उन्होंने कहा एक्सटेंशन आपको बता दिया कि जब हमारे पास मूवमेंट जो है वो फ्लेक्शन से वापस आ रही है। ठीक है, पर हमारे पास समटाइम्स हम कंसीडर करते हैं जो जिसको इन्होंने हाइपर एक्सटेंशन किया हुआ है, बहुत सी जगह पे आपको पढ़ाते हुए उसको एक्सटेंशन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि दोनों टर्मिनोलॉजीज एक्सटेंशन के लिए ही यूज हो रही है, वेदर इज द हाइपर एक्सटेंशन और एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन इसी को कहा गया। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन इज द रोटेशन बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लेक्शन। वही बात ही होगी कि जो हमने कहा ऑपोजिट पीछे की तरफ जाएगी फ्लेक्शन के, मतलब आगे की तरफ जा रही थी हमारे पास फ्लेक्शन, तो पीछे की तरफ जो मूवमेंट जाएगी वो हमारे पास एक्सटेंशन होगी। ठीक है, ऑपोजिट टू द फ्लेक्शन। इफ द आर्म्स और लेग्स आर इंटरनली और एक्सटेंडेड रोटेटेड फ्रॉम एनाटॉमिकल पोजीशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन एट द नी एंड एल्बो मे occur in a plane other than the sagittal। ये उन्होंने एक हमारे पास एक्सेप्शन बता दिया है। ठीक है, हमारे पास एक्सेप्शन उन्होंने ये बताई है कि जो हमारे पास आर्म्स, लेग्स जब हमारे पास इंटरनली रोटेट या एक्सटर्नल रोटेट, आर्म लेग्स जब हमारे पास एक्सटर्नल रोटेट होंगी तो बाइक की तरफ हो जाएंगी, जब हमारे पास इंटरनल रोटेट होंगी तो अंदर की तरफ हो जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर इन दोनों डायरेक्शंस में जब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या हाइपर एक्सटेंशन नी एल्बो पे अप्लाई हो रही होती है तो फिर हमारे पास हम सैजिटल या सैजिटल प्लेन की मूवमेंट्स में इसको डिस्कस नहीं करते, फिर हम समटाइम्स किसी और प्लेन में मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, sagittal plane rotation at the ankle occurs both when the foot is moved relative to the lower leg and when the lower leg is moved relative to the foot। ठीक है, मैंने बता दिया आपको एंकल की मूवमेंट्स कैसे होनी है कि या तो फुट आपका मूव कर रहा है लोअर लेग के रिलेटिव या लोअर लेग मूव कर रही है आपकी फुट के रिलेटिव। ठीक है, वो सारे मोशंस जो उन्होंने बता दिया आपको। जो मोशन हमारे पास फुट को ऊपर की तरफ उठाएगा या ब्रिंग टॉप ऑफ द फुट ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा डॉर्सिफ्लेक्शन, और इसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को सिर्फ आपको बताने के लिए इन्होंने डेफिनेशंस दिए हैं, क्योंकि मोशन ब्रिंगिंग द टॉप ऑफ द फुट टुवर्ड्स द लोअर लेग। ठीक है, हमारे पास जब ऊपर की तरफ उठाएगा, जब लोअर लेग की तरफ आएगा आपका फुट, फुट के टोज, ठीक है, तो डॉर्सिफ्लेक्शन होगी। और जब उन्होंने कहा है कि हमारे पास बॉल ऑफ द फुट, मतलब जिसको हील कहते हो आप, उसकी तरफ जाएगा तो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन होगी। ठीक है, ये उन्होंने बेसिकली आपको टर्मिनोलॉजीज के लिए बताया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारे पास फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स। ठीक है, हम इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे। आज हम सिर्फ मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास वीडियो शॉर्ट हो। ठीक है, फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स में हमारे पास आ गया है एबडक्शन, एडक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे मूवमेंट्स पहले देख लेते हैं जो ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट है। एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, इन्वर्जन, इवर्जन, रेडियल एंड अल्नर डेविएशन। ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अभी हम पहले इन मूवमेंट्स को देखते हैं, फिर हम इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं एबडक्शन। एडक्शन, एबडक्शन हमारे पास फुट पे हो या शोल्डर पे हो या शोल्डर पे हो या हिप जॉइंट पे हो, सेम ही होती है। ठीक है, एबडक्शन जो होती है अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करती है। ठीक है, एंड टुवर्ड्स द बॉडी जो हमारे पास लेग जब मूव करेगी तो हमारे पास एडक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो आ जाती है आपकी लेटरल फ्लेक्शन, ये ट्रंक में बेसिकली स्पाइनल कॉलम में अगर आपको दिखाई जाए तो ये हमारे पास होती है लेटरल फ्लेक्शन, जब हमारे पास मिड लाइन से अवे मूव करेगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाती है बेसिकली राइट साइड के और ये लेफ्ट साइड की होता है। जब हमारे पास बॉडी अवे फ्रॉम द मिड लाइन मूव करती है ना, ठीक है, मतलब एक बंदा दिखाती हूँ मैं आपको ऐसे, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये एक नॉर्मली बंदा नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसकी मिड लाइन पोजीशन है, मतलब ये वाला इसका जो सेगमेंट था वो मिड था। ठीक है, अब अगर बंदा हमारे पास यूं हो जाता है एक साइड पे, ठीक है, तो हमारे पास उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास होगी। फिर हमारे पास शोल्डर के एलिवेशन, डिप्रेशन उन्होंने बता दिया। ठीक है, शोल्डर के एलिवेशन क्या होगी, जब हमारे पास बेसिकली स्कैपुला जो है ना वो एलिवेट करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, स्कैपुला एलिवेट करेगा ना तो आप उसको हाथ पलपेट करके भी लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह शोल्डर जब डिप्रेस होगा तो स्कैपुला भी डिप्रेस होगा। ये बेसिकली शोल्डर गर्डल की मूवमेंट है। ठीक है,
इसी तरह उन्होंने हमें बता दिया कि हैंड पे उन्होंने क्या कहा, अल्नर डेविएशन, जो अल्नर साइड है हमारे पास, जो लिटिल फिंगर वाली साइड है, ठीक है, ये वाला, यहाँ से आप कल्प्रिट को फाइंड आउट कर लेते हो कि हमारे पास अल्नर डेविएशन है, तो हमारे पास यहाँ पे अल्नर डेविएशन की मूवमेंट है। और जब हमारे पास, हमें पता है कि जब हमारे पास रेडियस या थंब वाली साइड आती है तो रेडियल डेविएशन होती है, ठीक है। ये जब मूवमेंट आएंगी ना आपके पास, ये दोनों, तो ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए कि अब ये फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स है, ठीक है। ये आगे हमारे पास। फिर नेक्स्ट पे उन्होंने इवर्जन, इन्वर्जन की बात की थी, ठीक है। इवर्जन जो थी वो बेसिकली अवे, जब हमारे पास फुट बैक की तरफ जाता है ना बेसिकली। अब आपको नीचे जो हाईलाइटेड नजर आ रहा होगा ना, वो बेसिकली जो नॉर्मल पोजीशन या जो मिड पोजीशन है या जो एनाटॉमिकल पोजीशन है ना फुट की, वो है। जब आप फुट बैक की तरफ मूव करेगा ना, ठीक है, तो हमारे पास इवर्जन होती है, ठीक है। अब आपको अगर मैं ऐसे बताऊं ना, यहाँ पे उन्होंने शायद कम दिखाया हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको एक इस तरह से एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यूं पड़ा हुआ है ना, ठीक है, मतलब आप अपने फुट को ही कंसीडर करो, ठीक है। जब आपका फुट अगर यूं पड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो वो आपके पास मिड पोजीशन में, ठीक है। जब आपका फुट थोड़ा सा एक साइड से उठ जाता है ना, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे इसका शेडो नजर आ रहा, ठीक है, मतलब बाहर वाली साइड से शेडो नजर आएगा, तो ये इवर्जन कहलाएगा। जब आपको इसका शेडो अंदर वाली साइड से नजर आएगा ना, ठीक है, इस साइड से, तो ये इन्वर्जन कहलाएगा, ठीक है। मतलब आपको समझ आना चाहिए कि जब आपके पास मूवमेंट अब अंदर की तरफ होगी तो आपके पाँव कैसे मूवमेंट होगी, और बैक की तरफ होगी तो कैसे होगी, ठीक है। ये हमारे पास इन्वर्जन इवर्जन की मूवमेंट्स थी, ठीक है। ये होगी हमारे पास सारी फ्रंटल प्लेन की मूवमेंट्स, ठीक है। अब हम एक बार इसको, जैसे हमने सारे पे रीड किया, हम इसको भी रीड करते हैं और हम फिर देख लेते हैं कि कोई चीज रह ना गई हो, ठीक है। सो द मेजर फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स, एबडक्शन, एडक्शन, जो उन्होंने बताई है, एबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी सेगमेंट या मिड लाइन से अवे जाता है, एडक्शन जो होती है वो बॉडी के मिड लाइन के करीब जब सेगमेंट को लेके आती है, ठीक है। ये बेसिकली ये हमारे पास है। अदर फ्रंटल प्लेन मूवमेंट्स इंक्लूड साइड वे रोटेशन ऑफ द ट्रंक, जिसको मैंने लेटर फ्लेक्शन आपको बताया। एलिवेशन और डिप्रेशन जो होती है वो शोल्डर गर्डल पे होती है, मोस्टली स्कैपुला की मूवमेंट पे डिपेंड करती है। स्कैपुला जब एलिवेशन शोल्डर की आप करते हो ना, तो ऊपर की तरफ आप शोल्डर को श्रग करते हो, उठाते हो, ठीक है। तो जब आप शोल्डर को उठाते हो तो सुपीरियरली स्कैपुला मूव करता है, और जब नीचे की तरफ करते हो तो इनफीरियर डायरेक्शन में स्कैपुला मूव करता है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास जो रोटेशन है हैंड की, जो अल्नर डेविएशन है, रेडियल डेविएशन है, वो थंब की डायरेक्शन पे, ठीक है। जिस साइड पे थंब है वो रेडियल डेविएशन वाली साइड है, उस साइड पे अगर रोटेट करती है तो हमारे पास रेडियल डेविएशन होगी, और अगर हमारे पास अल्नर की साइड पे मूव करती है तो अल्नर डेविएशन होगी। ये हमारे पास, या अल्नर या लिटिल फिंगर की साइड पे जब हमारे पास मूव करती है तो वो रेडियल डेविएशन होती है, ठीक है, सॉरी अल्नर डेविएशन होती है। ये हमारे पास मूवमेंट थी, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ द फुट दैट अगर लार्जली इन द फ्रंट प्लेन आर इवर्जन, इवर्जन जिस तरह मैंने बता दिया आपको, जब हमारे पास सोल ऑफ द फुट आउटवर्ड रोटेशन करेगा तो इवर्जन होगी, जब इनवर्ड रोटेशन करेगा तो इन्वर्जन होगी, ठीक है। एबडक्शन एडक्शन जो होगी वो हमारे पास आउटवर्ड और इनवर्ड रोटेशन ऑफ द इंटायर फुट के बेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। Pronation, supination are often used to describe motion occurring at the subtalar joint, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि abduction adduction फुट पे भी उन्होंने कहा उसी तरह से आउटवर्ड और इनवर्ड रोटेशन जैसे फुट की होगी वैसे ही डिपेंड करती है, ठीक है। प्रोनेशन सुपिनेशन की उन्होंने बात की कि वो हमारे पास मोस्टली जो होती है वो सबटेलर जॉइंट होती है, और प्रोनेशन जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है तीन मूवमेंट्स का, ठीक है, इवर्जन, एबडक्शन और डॉर्सीफ्लेक्शन का, और सुपिनेशन जो होती है इन्वर्जन, एडक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन का, ठीक है। वो अगर यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ तो आपको थोड़ा सा परफॉर्म करके देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है। मतलब अगर आप देखो ना, अगर आप कंबाइन करो इवर्जन को, ठीक है, फिर साथ साथ आप उसमें एबडक्शन भी ऐड कर दो, मतलब अवे फ्रॉम द कर दो, और थोड़ी सी डॉर्सीफ्लेक्शन ऐड करो, तो ये कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स का बनेगा जो प्रोनेशन कहलाता है, ठीक है। और सुपिनेशन जो है वो बेसिकली इन्वर्जन, एडक्शन और प्लांट फ्लेक्शन, जब आप तीनों मूवमेंट्स को कंबाइन करोगे ना तो ये उसकी बेस पे बनता है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। फिर आ जाती है हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट्स, ठीक है। ट्रांसवर्स प्लेन की मूवमेंट्स हैं, उन्होंने हमें बता दिया कौन कौन सी हैं। हमारे पास लेफ्ट और राइट रोटेशन है, मीडियल और लेटर रोटेशन है, सुपिनेशन और प्रोनेशन है, और हॉरिजेंटल एबडक्शन और एडक्शन है, ठीक है। अब उन्होंने हमें बता दिया
कि हमारे पास जो रोटेशन थी ना वो तो मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि हमारे पास जब मीडियली रोटेट करेगा ना तो पाँव अंदर की तरफ या लेग अंदर की तरफ मूव करते हैं, और जब बाएं की तरफ रोटेट करेगी तो आपकी रोटेशन आनी चाहिए, मतलब पाँव को एक पूरा सा ना मतलब सर्कल की तरह ऐसे घूमा होना चाहिए, ठीक है, आपकी जो लेग है वो घूमे बाएं की तरफ, इस तरह से आ जाती है आपकी लेटरल रोटेशन, ठीक है, चाहे वो लेग की हो चाहे वो आपकी शोल्डर की हो, ठीक है। शोल्डर की समटाइम्स वो तरीके से भी होती है जिसको हम कहते हैं मीडियल और लेटरल रोटेशन, जब आपका आर्म ऊपर की तरफ, जब आपका फोर आर्म ऊपर की तरफ जाता है तो मीडियल रोटेशन होती है, जब आपका फोर आर्म नीचे की तरफ आता है तो इसको लेटरल रोटेशन कहते हैं, पर ये भी सर्कमस्टांसेस की बेस पर होता है। सुपेनेशन प्रोनेशन की उन्होंने बात की, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन की बात की। अभी यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ ठीक है यहाँ दिखाया हुआ, ठीक है। ये आगे आपके पास प्रोनेशन, जब आपका हाथ जो होता है वो उल्टा होता है तो उसको बेसिकली आर्म, आपकी आर्म फोर आर्म सारा कुछ होता है ना, जब उल्टा होगा तो आपके प्रोनेशन होगी, जब सीधा हो जाएगा तो हमारे पास सुपेनेशन आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास दो मूवमेंट्स होगी। फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल एडक्शन जो होती है, हमें पता है कि वो जब आर्म आपका अंदर की तरफ आता है, ठीक है, और जब हॉरिजॉन्टल एबडक्शन होती है जब आपका आर्म बाहर की तरफ जाता है। अब इस एबडक्शन एडक्शन में और दूसरे एबडक्शन एडक्शन में ये फर्क होता है कि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही होती है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्लेन में हो रही है, मतलब अगर आप इसको सीधा देखते हो ना, ठीक है, अगर आप एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर एक सॉरी वो डिस्ट्रक्टेड बन रही है, ठीक है, अगर एक बंदा खड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो अगर वो उसका हाथ बाहर की तरफ है, ठीक है, और वो अपनी चेस्ट के करीब लेके आता है तो हॉरिजॉन्टल एडक्शन होती है, लेकिन अब चेस्ट से अवे लेके जाए हॉरिजॉन्टल एबडक्शन होती है। बेसिकली ये मूवमेंट उस एबडक्शन एडक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर प्लेन में डिफरेंस है, हमारे पास मूवमेंट सेम ही होती है, ठीक है, सिर्फ प्लेन में डिफरेंट है क्योंकि इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट्स इन द ट्रांसफर प्लेन और रोटेशनल मूवमेंट्स, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होती है, जैसे लेफ्ट रोटेशन राइट रोटेशन की हमने बात की, ठीक है, जो हमारे पास हेड नेक ट्रंक सारे पे होती है, ठीक है। फिर जो मीडियल रोटेशन होती है वो हमारे पास, जिसको इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं, वो हमारे पास अंदर की तरफ जब पाँव मूव करता है, ठीक है, टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, और एक्सटर्नल रोटेशन जब रोटेशन जो होती है अवे फ्रॉम द मिड लाइन होती है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज होती है फॉर रोटेशनल मूवमेंट्स ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, जिसको हम उन्होंने उन्हीं रोटेशनल मूवमेंट्स को सुपिनेशन प्रोनेशन कहा था, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हाथ सीधा होता है तो हमारे पास पोजीशन जो होती है सुपिनेटेड होती है और उल्टा होगा तो प्रोनेटेड होती है, ठीक है। Although abduction and adduction are frontal plane movements, when the arm or thigh is flexed to the position, movements of these segments in the transverse plane for an anterior position to a lateral position is termed as horizontal position. Basically ये सिर्फ positioning की वजह से ऐसे कहा जाता है क्योंकि ये frontal plane की movements से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स प्लेन में हो रही है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन का है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है, ठीक है। और इनकी मूवमेंट्स परफॉर्मेंस में थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि जब अवे फ्रॉम द बॉडी है तो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, अवे फ्रॉम द बॉडी है तो हमारे पास एबडक्शन है, और टुवर्ड्स द बॉडी है तो एडक्शन है, सिर्फ इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात आ जाती है, ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन की बात आ जाती है। अदर मूवमेंट्स उन्होंने कहा है कि मैनी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी लिम्स टेक्स प्लेस इन अ प्लेन दैट आर डायगोनली टू द थ्री ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड कार्डिनल प्लेन। समटाइम्स उन्होंने कहा है बहुत सी और भी मूवमेंट्स होती हैं जो इन कार्डिनल प्लेन्स के अंदर तीनों में भी हो सकते, कंबाइंड हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन मूवमेंट्स आर सो कम्प्लेक्स, हाउएवर नॉमिनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी प्लेन ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इज इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। हर मूवमेंट या हर प्लेन की मूवमेंट जो है ना वो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकली यूज नहीं होती। वन स्पेशल केस ऑफ जनरल मोशन इन्वॉल्विंग सर्कुलर मूवमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट इज डिजाइनेटेड एज अ सर्कमडक्शन। जब आपने ज़्यादातर सारे जनरल मोशंस को चेक करना होता है ना, हम पेशेंट से सर्कमडक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली काफ़ी सर्कमडक्शन बेसिकली फुल रोटेशन होती है, आप आगे से कराओ पीछे से कराओ, ठीक है, हाथ की मतलब फुल रोटेशन आ रही होती है हमारे पास जिस मूवमेंट में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वो जनरल मोशन को चेक करना चाहते हो ना तो आपसे बेसिकली सिर्फ सर्कमडक्शन परफॉर्म करा सकते हो स्पेशल केस में, ठीक है। Tracing an imaginary circle in the air with the fingertip while the resting of the hand is stationary requires circumduction at the metacarpal joint. Circumduction combine flexion, extension, abduction, adduction, ठीक है। उन्होंने कहा हमारे पास ये सारी मूवमेंट्स आ जाती हैं जिसकी वजह से एक बेसिकली फुल एक ट्रेजेक्ट्री जो है ना कॉनिकल ट्रेजेक्ट्री मूवमेंट क्रिएट होती है बॉडी के सेगमेंट की, जो चारों मूवमेंट्स को कंबाइन करती है, जिसको हम सर्कमडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सर्कमडक्शन का, अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो उन्होंने यहाँ पे मेटाकार्पल जॉइंट पे दिखाई हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब फुल एक
सर्कल जब फिंगर कंप्लीट करेगी ना, ठीक है, तो उसको सर्कमडक्शन उन्होंने बेसिकली कह दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सारी मूवमेंट्स। आज हमने सारी मूवमेंट्स जो डिस्कस करनी थी उनको डिस्कस कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप बिल्कुल इजीली कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अब हम अपने केस की तरफ वापस चलते हैं। सो हम केस सिनेरियो की तरफ वापस आते हैं। हमारा एक केस सिनेरियो था जिसमें मैंने बताया था 64 ईयर ओल्ड ऑस्टियोप्रोटिक मेल पेशेंट हमारे पास आया था ओपीडी में, जिसकी कंप्लेन ये थी कि उसको हिप जॉइंट पे पेन हो रहा था जब वो गिरे, उनके गिरने के बाद, ठीक है। पेन और स्वेलिंग हमने जब असेस किया तो पेन और स्वेलिंग हमें शो हो रही थी, स्वेलिंग के सारे साइंस हमें शो हो रहे थे हिप जॉइंट पे, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि जब हमने थोड़ी थॉरली हिस्ट्री ली तो पेशेंट ने बताया कि उसका बैलेंस पहले ही लॉस हुआ था, फिर फॉलो थे। इसका मतलब अगर हिप जॉइंट टारगेट है तो मोस्टली फेमोरल जॉइंट या सॉरी फ्यूमर का कोई फ्रैक्चर होगा जिसकी वजह से ये होगा, पर क्या स्पेसिफिक चीज़ है ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है ना हमारे पास फ्यूमर में फ्रैक्चर का, वो बेसिकली होती है हमारे पास फ्यूमर की नेक, ठीक है। मोस्टली फ्रैक्चर तब होता है जब हमारे पास ऑस्टियोप्रोसिस हुआ हो, तो फ्यूमर की नेक का फ्रैक्चर पहले होता है फिर बंदा गिरता है, ठीक है। अभी हम इसको जाके बुक से देखते हैं और आपकी बुक से देखते हैं बायोमैकेनिक्स की, ठीक है। बायोमैकेनिक्स की बुक की तरफ वापस आ गए, ठीक है। हमारे पास फ्यूमर फ्रैक्चर्स जो होते हैं ना बेसिकली, वो हम देख रहे थे कि हमारे पास वो फ्रैक्चर्स जो ऑस्टियोप्रोसिस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली होते हैं फेमोरल नेक के फ्रैक्चर्स, ठीक है। और ये एल्डरली पेशेंट बेसिकली कंप्लेन ये कर रहे होते हैं कि जब हमारे पास उनका जो बैलेंस था ना, ठीक है, वो पहले हुआ था और फिर वो गिरे थे, ठीक है। मतलब फॉल जो होती है वो हमेशा जो होती है ना फ्रैक्चर कॉज नहीं करती। समटाइम्स ऐसे होता है कि पहले पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ होता है फिर फॉल हुई होती है, ठीक है। इस केस में भी उन्होंने ऐसे बताया क्योंकि उनके ऑलरेडी ही हेल्थ की कंडीशन ऐसी थी कि ऑस्टियोप्रोटिक थे, वीक बोन्स थी, तो उनको फ्रैक्चर होने के बाद वो बेसिकली डायरेक्टली गिर गए, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस सॉरी जिसकी वजह से वो गिरने की वजह बनी उनकी। बेसिकली पहले उनकी फ्रैक्चर हुई थी बोन, फिर ब्रोकन हिप थी, ठीक है, जिसके बाद वो क्या हुआ था कि गिरे थे और उनको कोई फर्दर इंजरी नहीं आई, सिर्फ फेमोरल का नेक का फ्रैक्चर जो था वो पता चल गया क्योंकि पेन पेशेंट को फील हुई, ठीक है। सो अब हम केस सिनेरियो की तरफ वापस जाते हैं। बेसिकली हमारे पास जो इस केस सिनेरियो का आंसर था ना वो फेमोरल नेक फ्रैक्चर्स था, ठीक है। क्योंकि पेशेंट हमारे पास ऑस्टियोप्रोटिक था, ठीक है, उसकी बोन वीक थी, तो उसकी बोन में पहले फ्रैक्चर हुआ और फिर बंदा गिरा, ठीक है। तो इस केस में एजिड पेशेंट था, पहले उसको फ्रैक्चर हुआ, वो गिर गया और क्या हुआ हमारे पास बेसिकली इस केस का डायग्नोसिस फेमोरल नेक फ्रैक्चर। सो हमारे पास इस केस सिनेरियो का आंसर ये हुआ कि हमारे पास जो पेशेंट था उसके अंदर फेमोरल नेक का फ्रैक्चर था, ठीक है। फेमोरल नेक का फ्रैक्चर था, फेमोरल नेक का फ्रैक्चर पहले हुआ फिर पेशेंट गिरा, इसलिए उसको पेन जो थी वो जाहिर सी बात है उसको फौरन पेन फील हुई जब वो गिरने के बाद। तो उनको लगा कि शायद गिरने के बाद उनको पेन हुई है, पर एक्चुअली उनको जो था वो नेक का फ्रैक्चर पहले हो चुका था और फिर उनको फॉल हुआ था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये आज का कैसे नहीं आंसर था। बेसिकली मैं आपके बुक से कैसे नहीं करती ताकि इजी हो जाए आपके लिए बुक को भी रीड करना, और आपकी बुक से अगर कोई पेपर में चीज़ आती है तो आपके लिए सॉल्व करनी ईजी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।